तो भारत और चीन के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट का कार्य करता है। बफर स्टेट का मतलब कि दोनों के बीच में जो है ये इसकी जो सीमा है वो कॉमन है। इधर से ये चीन से इसकी सीमा जुड़ती है इधर साइड से, और इधर से जो है अ, भारत से सीमा जुड़ती है। एक बात और कि यह एक भू अवेष्टित क्षेत्र है। इसको अंग्रेजी में लैंड लॉक्ड कहते हैं, यानी जिसके चारों ओर स्थल हो। ऐसा देश जिसके चारों ओर स्थल हो उसको लैंड लॉक्ड या भू अवेष्टित देश कहा जाता है, यानी समुद्र से इसका किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है। ये बात जाने। दूसरी बात जाने कि ये जो नेपाल है कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। भारत में हिंदू जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो उस समय सिर्फ पूरे विश्व में इकलौता नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र था। लेकिन 2015 में यहाँ का जो नया संविधान लागू किया गया है, तो वहां पर इसे हिंदू राष्ट्र का दर्जा जो इसका था इसको समाप्त करके और इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर जनरल नॉलेज में कहीं मिल जा सकता है कि पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है। तो वहां पर उत्तर अगर नेपाल मिलेगा तो आप जान जाइए कि वो उत्तर पुराना है। पुराना का मतलब 2015 के पहले का है वो, वही अभी तक चल रहा है। 2015 के बाद से ये भी जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में आज के समय में हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है, ये है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कौन हिंदू राष्ट्र था, तो आपको फिर नेपाल का नाम आप लिख सकते हैं। तो ये बात आपको जानना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अब जो है लोकतंत्र कायम हो गया है, लोकतंत्र। और ये लोकतंत्र कब से कायम हुआ है? 2008 से कायम हुआ है। तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कब होती है? तो 2008 बताएंगे। नेपाल में राजशाही का अंत कब होता है? तो ये भी आप बताएंगे 2008 में। यानी इसके पहले वहां पर राजशाही हुआ करती थी। और राजशाही का मतलब शुद्ध रूप से राजतंत्र नहीं था, बल्कि जब इस चैप्टर को हम शुरू किए थे तो उसी समय शुरुआत में ही बताए थे कि ये संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र उसको कहते हैं जिसमें राजा के साथ साथ उसका मंत्री परिषद भी रहेगा। यानी राजा रहेगा लेकिन उसके सहयोग के लिए एक प्रधानमंत्री रहेगा, और उस प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए उसका पूरा मंत्री परिषद रहेगा। तो जो मंत्री परिषद के लोग होंगे वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, और उसी में से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो ये जो व्यवस्था जहां पर रहती है उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। तो नेपाल में 2008 तक संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन वर्तमान में वह पूरी तरह से लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया है। तो ये नेपाल से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो कि एक नंबर में पूछी जा सकती है। एक और बात, नेपाल ही पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर भारत और नेपाल के बीच ये जो सीमा है, यहाँ पर मुक्त आवागमन संभव है। बिना जो है वीजा के आवागमन संभव है। यूरोपीय संघ के देशों में हमने पढ़ा था, वहां पर एक समझौता हुआ था, शेंगेन समझौता 1985 में, जिसके तहत वहां पर बिना वीजा के मुक्त आवागमन संभव था। तो वैसा ही यहाँ पर भी बिना वीजा के मुक्त आवागमन संभव है। यानी नेपाल के लोग भारत में आ सकते हैं और भारत के लोग नेपाल में जा सकते हैं बिना वीजा के। आई कार्ड वगैरह इस तरह का होना चाहिए, जैसे आपके पास आधार कार्ड वगैरह है, यानी आपके पहचान का कोई प्रमाण पत्र हो बस। और वीजा वगैरह की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। तो आप आ जा सकते हैं। और इसमें 1950 में यहाँ पर एक संधि हुई थी, भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी। इस संधि के तहत नेपाल के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त है। नेपाल के जो लोग हैं वो चाहे तो भारत में आके नौकरी, बिजनेस, व्यापार कर सकते हैं। और काफी लोग, लगभग 60 लाख लोग भारत में इस समय हैं। भारत में 60 लाख नेपाली लोग हैं। और जो भारतीय सेना है उसमें तो इनका अच्छा खासा रोल है। इसीलिए इनके लिए एक रेजिमेंट ही बना दिया गया है, जिसे जो है गोरखा रेजिमेंट कहा जाता है। ये पर्वतीय लड़ाई के लिए, पर्वतीय इलाकों में सैनिक सेवा देने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए इनको ये सब दिया गया है। तो अब हम लोग जो है मैप को हटा देते हैं। मैप को आप लोगों ने देख लिया है, अपने से फिर से मैप आप लोग अपने से देखें और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बताया कि इस चैप्टर से दो प्रश्न परीक्षा में आते हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के तौर पर। तो उसमें जो पहला प्रश्न है वो दो तरह से पूछा जाता है। प्रश्न वही है लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग है। पहला प्रश्न है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? या तो प्रश्न ये आएगा, ये एनसीईआरटी में पूछा गया प्रश्न है, सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा गया प्रश्न है। और अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा जाता है। वो ज्यादा पुराने से नहीं पूछता है, दम करंट में पूछना चाहता है। तो 1990 के बाद की जानकारी वो चाहता है। तो प्रश्न है कि 1990 से नेपाल में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार चल रही है? ऐसा, यानी लोकतंत्रीकरण, लोकतंत्रीकरण का मतलब लोकतंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है। ये दो तरह से पूछा जा रहा है, लेकिन सिंपल सा आप जान ले कि नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में कैसे सफल हुए, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेपाल में
लोकतंत्र नहीं था, पहले संवैधानिक राजतंत्र था। तो उस व्यवस्था को बदल के लोकतंत्र में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्ट दिखाया है, ये गूगल वगैरह से मैंने सर्च करके लिया है, आपकी किताबों में नहीं है, लेकिन आपके ये काम का हो सकता है। अगर आप डीप स्टडी में विश्वास करते हैं तो ये थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये दिखाया है कि जो आधुनिक नेपाल का जन्म है वो 1768 में होता है, और इसकी जो स्थापना करने का जो श्रेय है महाराज पृथ्वी नारायण शाह को है। पृथ्वी नारायण शाह जो है ये आधुनिक नेपाल के संस्थापक हैं। जैसे जब मैं न्यूज़पेपर वगैरह में समाचार चैनल वगैरह में पढ़ता था, 2008 की बात कर रहे हैं, कि 240 वर्ष का जो वहाँ का जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था था उसका जो है पतन हो गया, वो समाप्त हो गया, ऐसा ऐसा जब पढ़ता था मैं, 240 वर्ष जब शब्द आता था तो इसका मतलब मैं सोचता था कि 240 वर्ष के पहले वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था रही होगी। तो उसको समझने के लिए मैंने सर्च वगैरह किया, तो ये बातें निकल कर आई कि 1768 में ही वहाँ पर पृथ्वी नारायण शाह ने आधुनिक नेपाल की स्थापना की। इसके पहले वहाँ पर छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, वहाँ कबीलाओं का ऐसा शासन हुआ करता था ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, उनको एकजुट करके एक नया राज्य स्थापित किया, और वहीं से आधुनिक नेपाल का जो है उदय होता है। फिर आगे चलकर इसमें लिखा है कि 1846 में नेपाल में जो है एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। क्या महत्वपूर्ण घटना घटित होती है कि होता है, ज्यादातर आप फिल्मों वगैरह में देखे होंगे और जो सीरियल वगैरह आते हैं उसमें आप देखे होंगे कि राजा के सहयोग के लिए एक मंत्री होता है। मंत्री, मंत्री कहते हैं, उस समय मंत्री शब्द प्रयोग किया जाता था, आज के समय में प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, लेकिन राजा के सहयोग के लिए एक मंत्री हुआ करता था। तो उसमें जो 1846 में जो घटना घटित होती है उसमें क्या होता है कि ये राणा जंग बहादुर जो उनके मंत्री थे, यानी राजा साहब के जो मंत्री थे, उनका नाम था राणा जंग बहादुर। इन्होंने सत्ता हथिया ली। कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्री ज्यादा पावरफुल हो जाता है और राजा सिर्फ उसकी बात सुनता है, वो जैसा सलाह देता है उसके अनुसार काम करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मंत्री होता है वो वास्तविक सत्ता का स्वामी हो जाता है और राजा सिर्फ नाम मात्र का जो है शासक हो जाता है। तो इन्होंने ये जंग बहादुर, जो राणा जंग बहादुर हैं, उन्होंने वहां पर ऐसी ही व्यवस्था को लागू कर दिया, और जो राणाओं का जो शासन है वो वंशानुगत हो गया। जिस तरह से राजा का पुत्र राजा बनेगा, उसी तरह से मंत्री का पुत्र मंत्री बनेगा, फिर अगला मंत्री का पुत्र मंत्री बनेगा। इस तरह से एक तरफ राजाओं का शासन चल रहा था जो नाम मात्र का शासन था, और दूसरी तरफ राणाओं का शासन था जो मंत्री के तौर पर वास्तविक सत्ता के स्वामी थे। लेकिन ये जो राणाओं का जो शासन था ये निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन का मतलब जनता की भलाई के लिए काम नहीं करते थे, बहुत ही कठोर दंड का प्रावधान करते थे। इस तरह की जो बातें हैं ये वहां पर था। तो अब वहां की जो जनता थी वो भी राणाओं के शासन से जो है त्रस्त आ चुकी थी, और सरकार यानी जो शासक वहां के थे, जो राजा हुआ करते थे, वो तो परेशान ही थे कि वास्तविक सत्ता का स्वामी हमें होना चाहिए, तो ये मंत्री जो है वास्तविक सत्ता का स्वामी बन बैठे हैं। तो ऐसे स्थिति में वो भी मौका तलाश रहे थे। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1950 में उस समय राजा थे त्रिभुवन जी, त्रिभुवन नारायण शाह कह सकते हैं, लेकिन राजा त्रिभुवन जी थे। इन्होंने मौका को समझा कि मौका बढ़िया है, जो जनता है यहाँ की वो जो है राणाओं के शासन से तंग आ चुकी है। वहाँ के जो राजनीतिक दल वगैरह भी बन गए थे, वो भी चाह रहे थे कि यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो, या लोकतंत्र न स्थापित हो तो संवैधानिक राजतंत्र ही स्थापित हो। तो इस तरह का वो चाह रहे थे कि यानी जो मंत्री का पद है वो वंशानुगत न होकर बल्कि चुनाव के माध्यम से हो। ऐसा वहां पर राजनीतिक दल भी बने थे, तो वो लोग आंदोलन कर ही रहे थे। तो राजा ने फायदा उठाया, उनको अपने साथ कर लिया, और फिर क्या किया कि राणाओं के शासन का अंत हो गया, यानी जो मंत्री का पद वंशानुगत था वो समाप्त हो गया। अब क्या है कि वहां पर जनता के चुने हुए मंत्री बनेंगे और उसी में से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। तो फिर गिरिजा प्रसाद कोइराला को वहां पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। गिरिजा प्रसाद कोइराला, अपने कोइराला नाम की अपने भारतीय सिनेमा में एक हीरोइन हुआ करती हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मनीषा कोइराला नाम है। ये जो है मनीषा कोइराला गिरिजा प्रसाद कोइराला के ही परिवार की हैं, शायद भतीजी वगैरह लगती हैं। तो इनका फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 1955 में क्या होता है कि त्रिभुवन की राजा त्रिभुवन की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद जो राजा बनते हैं वो महेंद्र जी राजा बनते हैं। महेंद्र जी जब राजा बनते हैं तो इन्होंने यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया। जैसे ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, उसी तरह से यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया। सिर्फ अंतर इतना था कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति की जगह पर उनके यहाँ राजा रहेगा। और हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है उसके पास पावर जो है सीमित है, उसके पास पावर कम है। लेकिन वहां पर जो राजा की स्थिति थी वो प्रभावी थी। प्रभावित मतलब राजा को पर्याप्त शक्तियां दी गई थी। ये गिरिजा प्रसाद कोइराला की बात हमने बता दिया। फिर उसके बाद महेंद्र ने जो है एक वहां पर देखें, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार बनती है उसका तो उन्होंने खाका तैयार कर दिया, संसदीय शासन प्रणाली को लागू कर दिया, जो राजशाही है उसके प्रभाव को बनाए रखा गया, गिरिजा प्रसाद कोइराला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जमीनी स्तर पर यानी लोकल लेवल पर, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासन संचालन की व्यवस्था है उसको भी उन्होंने लागू करने का जो है प्लान तैयार किया, और उसी के तहत उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था लागू की। भारत में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है। तो इसी तरह जैसे जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, ग्राम पंचायत है, तो इसी तरह से उन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था को अपने देश में लागू करने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यानी राजा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेंगे।
जैसे अपने नगर निगम, नगर पालिका, इन सब का चुनाव होता है तो उसमें राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब ग्राम पंचायत का जो है अगर चुनाव होता है तो उसमें राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं। उसमें जो है स्वतंत्र व्यक्ति अपना कोई भी नामांकन दाखिल कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। तो इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं उनको जो है अगर चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा तो आम जनता जो है, आम जो नागरिक हैं वो जो है राजनीति से दूर हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, तो उनकी सत्ता में भागीदारी सीमित हो जाएगी। तो ऐसा सोचकर उन्होंने ये किया कि दल विहीन लोकतंत्र का जो है समर्थन किया। दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक भारत में कौन है? जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, ये लोग भारत में दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक हैं। यानी कि ये जो दल के माध्यम से जो राजनीति होती है, जो चुनाव के समय विभिन्न दलों का जो है टिकट दिया जाता है, फिर उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। तो इसी तरह से इन्होंने भी दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि वहां के लोग जो है बहुत ही नाखुश थे और वो आंदोलन वगैरह पर उतर आए थे। तो लेकिन फिर भी इन्होंने जो है उनकी मांग पर विचार नहीं किया और वहां का जो संविधान था उसमें जो है संशोधन करके एक नया जो है व्यवस्था लागू की, जिसे पंचायत संविधान कहा जाता है। रुकिए, पंचायत संविधान कहा जाता है। तो इसमें जो है मुख्य विशेषताएं क्या थी, यहाँ पर देखें कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया। पहले भी हिंदू राष्ट्र था, लेकिन यहाँ संविधान में भी स्पष्ट रूप से कर दिया कि ये हिंदू राष्ट्र होगा। इसके अलावा राजशाही का जो नेतृत्व है, सक्रिय भागीदारी उसकी स्वीकार की गई, यानी जो राजा का जो प्रभाव है पर्याप्त उसको दिया गया, पावर वगैरह। इसके अलावा दलहीन यानी दल विहीन लोकतंत्र की जो व्यवस्था अभी मैं बता रहा था वो लागू कर दिया गया। इसके अलावा वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू कर दिया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा कि भारत में है उसी तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था वहां पर भी लागू कर दिया गया। और सामाजिक वर्गों के बीच समन्वय, सामाजिक वर्ग मतलब जैसे अपने यहाँ SC ST के लोग हैं, इनको विशेष सुविधाएं दिए जाने का मतलब है यहाँ पर। तो सामाजिक वर्गों के बीच समन्वय का मतलब ये है कि जो उच्च जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, इसके बीच किसी भी तरह का विवाद न हो, उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण न हो, ऐसे संविधान में प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान में भी ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे छोटी जातियों को संरक्षण दिया गया है। तो ऐसा ही जो है वहां पर जो पंचायत व्यवस्था, पंचायत संविधान लागू किया गया, उसमें ये व्यवस्था दी गई। फिर ये कहा, अब जनता इस व्यवस्था से तो खुश थी, लेकिन वहां के जो राजनीतिक दल थे वो इस व्यवस्था से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोगों को राजनीति में विशेष जो है अवसर दिए जाएं। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1972 में जो राजा महेंद्र थे, जो 1955 में राजा बने थे त्रिभुवन की मृत्यु के बाद, वो उनका निधन हो जाता है और उनके पुत्र जो है वीरेंद्र जी राजा बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो वहां के जो राजनीतिक दल थे उनके दबाव में आकर उनको संतुष्ट करने के लिए, नया नया कोई व्यक्ति जब राजा बनता है तो आम लोगों का जो है समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि आम जो राजनीतिक दल थे, नेता थे, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, संविधान में कई तरह के संशोधन किए, जैसा कि वो लोग चाह रहे थे उस हिसाब से संशोधन किए। लेकिन जो मुख्य बात थी, जो मुख्य जो मुद्दा था वो ये था कि जो राजशाही है उसकी पावर को सीमित किया जाए। सभी राजनीतिक दलों की यही डिमांड थी कि जो राजशाही है, यानी जो राजा की शक्ति है, उसको जो है सीमित कर दिया जाए। वो केवल नाम मात्र का जो है शासन का प्रमुख हो, जैसे भारत का राष्ट्रपति या ब्रिटेन का जो सम्राट या सम्राज्ञी हैं, ऐसा नाम मात्र का प्रमुख बनाने की बात थी। और यहाँ पर राजा जो है प्रधानमंत्री तो है, लेकिन राजा की पावर जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रधानमंत्री स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में सक्षम नहीं है। ये चाहते थे कि जो राजा की पावर है उसको जो है कम किया जाए, इसलिए लगातार ये लोग आंदोलन कर ही रहे थे। फिर उसके बाद हमने यह दिखाया है कि 2001 में वहां पर एक जो है बड़ी घटना घटित हो जाती है। बड़ी घटना क्या होती है कि वहां का जो राजकुमार था, यानी जो राजा का लड़का था, जो राजकुमार था, उसने राजा को, यानी अपने पिताजी को, अपनी माताजी को और राजघराने के और कई लोगों का जो है उसने हत्या कर दिया। अब क्यों हत्या किया, ये एक गोपनीय रहस्य की बात रह गई। पता ही नहीं चला कि क्यों हत्या हुई, क्या क्यों ये पूरा कांड हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि कोई षड्यंत्र हुआ हो, राजकुमार का नाम आ गया है, षड्यंत्र करने वाला कोई दूसरा हो, लेकिन ये अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ, रहस्य ही है। तो कहते हैं कि राजा, रानी और परिवार के और लोगों की हत्या हो गई, और जो हत्या करने वाला है व्यक्ति, जिसका नाम आ रहा है कि उसने हत्या किया, फिर वो भी आत्महत्या कर लिया। तो अब ये षड्यंत्र भी हो सकता है कि अगर वो उसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा थी तो उसने राजा रानी को मार के स्वयं को राजा बनाना चाहिए था, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों कर लिया। तो ये मामला है, तो छोड़िए, उसकी हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद उनके छोटे भाई जो राजा वीरेंद्र थे, जिनकी हत्या हो गई, तो उनके छोटे भाई वो ज्ञानेंद्र थे, वो जो है उस समय थे, तो वो जो है उनको राजगद्दी सौंप दिया गया। तो राजा जो है ज्ञानेंद्र जो है सत्ता में आ गए। तो अब क्या हुआ कि यहाँ तक आते आते जो घटनाक्रम है, यहाँ तक आते आते चीन के प्रभाव से यहाँ पर जो माओवादी थे, माओवादी का मतलब माओ का मतलब जो चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी 1949 में, उसका जो नायक था उसका क्या नाम था, उसका नाम माओ से तुंग था। माओ से तुंग, जिसे शार्ट में माओ कहा जाता है, और जो उसके समर्थक हैं उनको माओवादी कहा जाता है। तो जो माओवादी थे उनकी धीरे धीरे पकड़ नेपाल में बढ़ती जा रही थी। यानी मूल रूप से जो माओवादी हैं वो कहाँ के हैं, चीन के हैं, लेकिन चीन नेपाल की सीमा जो है कामन है, इसलिए ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो माओवाद का प्रचार प्रसार है नेपाल में भी हो गया और भारत में भी हो गया है।
अभी उसकी बात बाद में करेंगे, सेकंड बुक में इसकी चर्चा होगी डिटेल में। तो धीरे-धीरे नेपाल में भी माओवादियों की पावर बढ़ती जा रही थी। कहा जा रहा है कि हालाँकि 1990 के दशक में ही जो माओवादी थे नेपाल में अपना जो है प्रभाव दिखाने लगे थे। तो अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर 3 तरह के गुट हो गए। एक जो राजा का समर्थक गुट है, एक जो लोकतंत्र वहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं वो गुट हो गया और एक माओवादियों का गुट है। 3 गुट हो गए और तीनों के बीच में वहाँ पर संघर्ष प्रारंभ हो गया, यानी गृह युद्ध जैसी स्थिति प्रारंभ हो गई। तो अब क्या हुआ कि जो राजा ज्ञानेंद्र जी थे, वो 2005 में वहाँ पर आपातकाल लगा देते हैं। आपातकाल लगा देते हैं। जब ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो आपातकाल लगाने का प्रावधान रहता है। तो राजा ने जो है क्या किया कि आपातकाल लगा दिया, संसद को वहाँ पर भंग कर दिया। जब संसद को भंग कर दिया तो एक तरह से लोकतंत्र पर फिर से संकट उत्पन्न हो गया। जिस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे थे, वो तो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इसके वजह से वहाँ की जो जनता है, पूरी तरह से सड़कों पर उतर आई थी और ये जो आंदोलन है, बहुत ही व्यापक आंदोलन हुआ। तो पहले तो राजा ने जो है सेना के बल पर उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया, सबकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, सबको जो है जेलों में ठूस दिया, नजरबंद कर दिया। लेकिन ये आंदोलन बढ़ते ही चला जा रहा था। फिर दिखाया है कि 7 राजनीतिक दल, ये आपकी किताब की लाइन है, 7 राजनीतिक दल मिलकर जो है एक साथ 19 दिनों तक जो है अहिंसक आंदोलन चलाया। और इस हिंसक आंदोलन का धीरे-धीरे क्या हुआ कि विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार हो गया। यानी पूरे विश्व के लोगों को पता चल गया कि नेपाल में किस तरह का घटनाक्रम चल रहा है। तो अब नेपाल पर जो है या राजा पर बाहरी देशों का जो है दबाव बढ़ने लगा और ऐसी स्थिति में अंततः राजा ने क्या किया कि 2006 में अ, वहाँ पर जो आपातकाल लागू था, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। संसद को उन्होंने पुनः बहाल किया और गिरिजा प्रसाद कोइराला जो हमने बताया था कि 1955 के बाद जिन्हें वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। अंतरिम प्रधानमंत्री का मतलब ये है कि जब तक चुनावों के माध्यम से नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, नए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक प्रधानमंत्री का पद गिरिजा प्रसाद कोइराला जी संभालेंगे। तो इस तरह से वहाँ पर पुनः लोकतंत्र की बहाली होती है। अभी फिलहाल उसको संवैधानिक राजतंत्र ही कहा जाएगा, लेकिन जो है लोकतंत्र की बहाली की दिशा में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर 2008 में चुनाव होते हैं। चुनाव होते हैं किस संदर्भ में? संविधान सभा के गठन के लिए कि संविधान सभा का गठन होगा चुनाव के माध्यम से और फिर उसके बाद वो संविधान सभा वहाँ के लिए यानी नेपाल के लिए एक जो है संविधान का निर्माण करेगी और फिर उस संविधान के अनुसार देश का शासन व्यवस्था चलाया जाएगा। फिर रामवरण यादव वहाँ के पहले जो है चुने हुए राष्ट्रपति हैं और पुष्प कमल दहल, इनको शार्ट में प्रचंड कहा जाता है, ये वहाँ के पहले प्रधानमंत्री हैं और 240 वर्षों से जो चला आ रहा था वहाँ पर जो राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र, उसका पूरी तरह से अंत हो गया। कब? 2008 में। फिर उसके बाद ये जो संविधान सभा चुनकर आई थी, इसने क्या किया? वहाँ के लिए एक संविधान बनाया। यानी ये संविधान कब तैयार हुआ? 2015 में। और इस संविधान के तहत नेपाल को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया। अब वर्तमान की यहाँ पर हमने बात लिखा है, वर्तमान में विद्या देवी भंडारी जो है वहाँ की राष्ट्रपति हैं और केपी शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र तो स्थापित हो गया है, लेकिन अस्थिरता के जो है बादल हमेशा मंडराते रहते हैं। भविष्य में भी लोकतंत्र कायम रहेगा, इस पर अभी भी संदेह है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होगा भविष्य में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। कल इसका जो दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया है, जो दूसरा प्रश्न है भारत नेपाल संबंध, इस पर जो है चर्चा होगी।